हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चे CIL का एग्जाम आप लोग देने वाले हैं विद इन 2 मंथ आपका एग्जाम हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि CIL का इस पोस्ट के लिए इससे पहले जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे किस तरीके के जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको सब्जेक्ट का आइडिया लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि कितने लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जीके में जहां की बहुत बड़ा सिलेबस है ना, अथाह है, आप अगर देखने जाओगे हिस्ट्री में दुनिया भर की चीजें हैं पढ़ने के लिए, वही हाल पॉलिटी का है, वही हाल ज्योग्राफी का है। तो क्या हमें इन कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है या फिर मिसलिनियस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे हमें फोकस करना है? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपके लिए सेशन रहेगा और ये भी पता लगेगा कि करंट अफेयर आपको कितना पढ़ना है, कितने क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पे करंट अफेयर का है। करंट अफेयर की अभी इस समय पे, क्योंकि बच्चे 2 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ 2 महीने का करंट अफेयर पढ़ के आपका भला नहीं होने वाला है ना। इससे पहले का जो लगभग 6-7 महीने का टाइम पीरियड जा चुका है, वो वाला करंट अफेयर पढ़ करके जो है आप CIL को अच्छे तरीके से क्रैक कर पाओगे। तो देखते हैं कि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था, मैंने आपको कल भी बताया था कि 2020 में एग्जाम हुआ था इसका, ठीक है। उसके बेस पे ही जो है बच्चे चीजें हम लोग एक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। और उसके बाद जो रिसेंटली 2025 में 2025 में जो नई वैकेंसीज आई थी, जिसमें कि अदर है ना, उसमें हालांकि इंजीनियरिंग का नहीं था, उसमें जो है आपका सिविल मैकेनिकल इस तरीके की पोस्टें नहीं थी, लेकिन नॉन टेक्निकल का सिलेबस जो है आपका वो लगभग सेम रहता है क्योंकि उसी तरीके का जो 100 नंबर का पेपर आपके पास में आना है नॉन टेक का, वही पेपर जो है अभी 2025 में भी आया था। ठीक है, तो देखते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो, सबसे पहले करंट अफेयर है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एनालाइज कर लेंगे कि किस तरीके का करंट अफेयर पूछा गया है, क्या डीप पूछा गया है या फिर हल्का पूछा गया है। ठीक है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर का ये, यहाँ पे आपको क्या पूछा हुआ कि पार्टनरशिप है ना, कि यहाँ पे इंडिया की कौन सी पार्टनरशिप है। तो बेसिकली बच्चे ये आपका एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। अब एग्रीमेंट में क्या होता है कि इंडिया की जो फॉरेन एक्टिविटीज है ना, या फिर विदेश नीति कह सकते हैं, तो भारत पे इंडिया से रिलेटेड जो भी इंडिया की जो भी आपकी विदेश नीति है, ठीक है। अब उसमें आपकी रीसेंट वाली विदेश नीति आ जाती है, जो फॉरेन पॉलिसी है वो रीसेंट वाली, कि किन कंट्रीज के साथ में जो है आपका एलआई इंडिया बन रहा है। ठीक है, किस कंट्री के साथ में इंडिया ने कौन सी पार्टनरशिप पे साइन किए हैं, कौन सी एग्रीमेंट पे साइन किए हैं, किस चीज का जो है आपका एग्रीमेंट है। तो इस तरीके की जो न्यूज होती है, ठीक है, वहां से जो है आपका ये वाला टॉपिक कवर होता है। उसके बाद मुझे अगला क्वेश्चन है कि RBI हैज इंक्रीज द हाउस होल्ड इनकम लिमिट फॉर द बोरोवर्स ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। NBFC के लिए RBI ने कितने रुपए तक का जो हाउस होल्ड इनकम लिमिट है वो बढ़ा दी है। तो ये RBI के फंक्शंस है ना। यहाँ पे इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन जो हमारा कोर वाला इकोनॉमी है वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हमें इकोनॉमी का जो करंट सीन चल रहा है ना इकोनॉमी में, बेसिकली ये तो SBI, ये तो आपका RBI है ना, या फिर हमारा वित्त मंत्रालय। जैसे कि अभी रिसेंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें जो बजट आया है, उस बजट में सरकार ने कौन कौन सी स्कीम निकाली है, उस बजट में सरकार ने किस किस चीज को चेंज किया है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होता है ना स्पेसिफिक, क्योंकि हम इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, तो RBI की जो एक्टिविटीज है वहां से जो है आपका क्वेश्चन आया है। उसके बाद में बच्चे आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग 19th एशियन गेम्स, देखो 101% एक जो क्वेश्चन है आपका वो स्पोर्ट्स के करंट इवेंट से जरूर होने वाला है बच्चे। 101% एक क्वेश्चन जो है आपका स्पोर्ट्स के करंट इवेंट से जरूर होने वाला है। वो क्रिकेट भी हो सकता है, अदर देन क्रिकेट भी हो सकता है ना, कोई भी खेल हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, अगर भारत ने वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है किसी न किसी संबंध से, अगर भारत का कोई ना कोई जो है इनडायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन अगर उस टूर्नामेंट के साथ में है तो वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो स्पोर्ट्स का जो आपका कैटेगरी होता है वो हमारे टेक्निकल एग्जाम के लिए, सिर्फ CIL की बात नहीं कर रही हूं मैं, हमारे जो टेक्निकल एग्जाम है, आप RRB देख लें, आप SSC देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे आपका ये स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी होती है। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हु हैज पास्ड अवे। अब ये क्या है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज से है ना। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वाला बच्चे आपका क्या होता है, एक
जोन होता है आपका करंट अफेयर में, ठीक है। और वहीं पे जो है आपका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वाला एक टॉपिक आता है, इसमें ऑब्ituary भी आ जाता है। कभी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी कंट्रोवर्सी के कारण चर्चाओं में आ गया है, कोई व्यक्ति है किसी को कोई बहुत बड़ा सम्मान दे दिया गया है ना। तो इस तरीके के जो आपके फेमस पर्सनैलिटी इन न्यूज है ना, ये आपका जो टॉपिक होता है, वहां से बच्चे आपका क्वेश्चन बनाए, ये ऑब्ituary से क्वेश्चन बनाए ना, यानी कि रिसेंटली किसका देहांत हुआ है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर में है। तो इसका ये जो आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, टी.एन. अय्यर सेशन है ना। बहुत ही फेमस बच्चे, अपने टाइम पीरियड पे बहुत ही फेमस, बहुत ही स्ट्रिक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इसीलिए जब इनका देहांत हुआ तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपका हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉमिनेटेड एज UNHCR गुडविल एम्बेसडर फॉर द पाकिस्तान। ये बेसिकली आपका क्या है, ये है आपका अपॉइंटमेंट। देखो कैटेगरी देखो बच्चे, जो बहुत मतलब समय हो गया है जिन बच्चों को तैयारी करते हुए, आप कैटेगरी देखो है ना, रिपीटेड कैटेगरी है, रिपीटेड कैटेगरी, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स है ना, इस तरीके की जो आपकी कैटेगरीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा जो है रिपीटेशन में हमारे टेक्निकल एग्जाम में काम आती है। ये है आपका 22nd वर्ल्ड बिलियर्ड टाइटल 2019 में किसने जीता था, पंकज आडवाणी। अभी इस साल तो आपका जीत लिया है सौरभ कोठारी ने, ठीक है, इस साल तो सौरभ कोठारी ने जीता है, लेकिन ये आपका स्पोर्ट्स से अगेन, ये देखो स्पोर्ट्स से जो है आपका अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन बना हुआ है। Which of the following is India's first web repository? अब ये देखो बच्चे, ये आपका है किसका, साइंस और टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस और टेक में, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो आपका बहुत सारी जो है मेडिकल साइंस हो, है ना, जहां पर भी आपके साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है, उस तरीके की न्यूज जो मैं आपको बताती हूँ वो जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका वहीं से बना हुआ है कि अभी रिसेंटली जो है इंडिया का पहला वेब रिपोजिटरी लॉन्च किया गया था, ठीक है, और इसमें जो है आपका नाम पूछा हुआ है कि कौन इन्वॉल्व है। उसके बाद है व्हेन वाज, अच्छा यहाँ से जो है बच्चे हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका हिस्ट्री का है। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन वाज द जमींदारी एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में जमींदारी एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। आंसर आपको याद रखना है 1838। अब ये जो है ना बच्चे आपका जो क्वेश्चन बना हुआ है ये बेसिकली जो है आपका हिस्ट्री का है, ठीक है, हिस्ट्री का ये कि जमींदारी एसोसिएशन जो है आपका बना, ये आपका कलकत्ता में लॉन्च किया गया, ठीक है, और ये 1838 में बना, 1838 में बना। अब ये अगर आप टाइम पीरियड देखोगे ना तो कांग्रेस अभी तक बनी नहीं है। कांग्रेस से पहले के जो डेवलपमेंट है बहुत कम जो है इवेंट हुए हैं कांग्रेस से पहले, क्योंकि एक्चुअल में जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है, हम ज्यादा फोकस करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, वहां पे जो है कांग्रेस की इवेंट, फिर महात्मा गांधी आ जाते हैं, ब्रिटिशर्स की जो आपके बहुत सारी जो है एक्ट आते हैं, है ना, वहां से तो क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन उससे भी पहले जो है आपकी कुछ एक्टिविटीज हैं जिसमें कि आपकी 4 या 5 एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उसमें आपके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 1838 में जो है आपका जमींदारी एसोसिएशन बनाया गया था। कहां पर, कलकत्ता में बनाया गया था, ठीक है, और इसको जो है आपका कहा जाता था लैंड होल्डर्स सोसाइटी कहा जाता था। इसमें एक और बच्चे आपको याद रखना है, इसके एक बहुत ही फेमस जो है फाउंडिंग मेंबर थे द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इसमें मेंबर हैं जिन्होंने कि ये बनाया है, लेकिन एक पर्सनालिटी है जिनका नाम बार बार पूछा जाता है, तो आपको पूछा जा सकता है कि जमींदारी एसोसिएशन जो है आपका ये किसके द्वारा कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था, तो ये जो है द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था, इतना आपको याद रखना है। व्हेन वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति आयोग जो है आपका कब बना है, देखो बच्चे 2015 में बना है। इसके जो कंप्लीट डेट है वो बहुत बार पूछी जाती है, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को ये बनाया गया है। और ये जो है ना, ये ऐसा नहीं कि कोई नया इंस्टीट्यूशन बना है, बेसिकली पहले इसका काम याद रख लो, जो नीति आयोग है ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी बनाएगी, किस पॉलिसी में क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, और वो चीजें क्यों होनी चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके की जो है आपका सरकार के लिए सोचने का काम जो है आपका नीति आयोग करता है। सरकार की जो पॉलिसीज होती है वो बनाने में, उनको ड्राफ्ट करने में, है ना, उनको फ्रेम करने में जो है गवर्नमेंट की हेल्प करता है। तो नीति आयोग जो है आपको याद रखना है, ये पहले से था लेकिन भारत में से योजना आयोग कहा जाता था। 1951 में जब आपके जवाहरलाल नेहरू पहली बार भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे ना, तब जो है आपका योजना आयोग बनाया गया था। और इसके
जो ऑटोमेटिक हेड होते हैं वो कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में कौन है, अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है बच्चे कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाया गया है और योजना आयोग को एक तरीके से डिमोलिश करके बनाया गया, उसको इसने रिप्लेस करा है ना। दूसरा जो है आपके एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इसकी ये फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसमें तो दिया हुआ है लेकिन कई बार पूछ लेता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। उसके अलावा रिसेंट में डेवलपमेंट आपको बताती हूँ बच्चे, ये थोड़ा सा याद रखना। नीति आयोग में अभी क्या हुआ है, अशोक कुमार लाहिड़ी है ना, इनको जो है वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है, वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है सुमन के बेरी को। आप लोग अगर करंट अफेयर देखते हो, पढ़ते हो है ना, तो आप लोगों को याद होगा अभी जो है ये अभी जो हफ्ता गया पिछला वाला, उसी में जो है बच्चे अपॉइंटमेंट हुई है। तो अशोक कुमार लाहिड़ी इनको जो है आपका वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है सुमन के बेरी की जगह पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और पोस्ट होती है नीति आयोग में जिसे हम कहते हैं सीईओ, नीति आयोग के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अभी रिसेंटली कौन है, हमारे हैं BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। इनका भी नाम आपको याद रखना है। तो दोनों पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड फॉर मेकिंग द सोडा वाटर। सोडा वाटर बताओ भाई, मॉकटेल पिया होगा कभी आप लोगों ने, है ना। तो ये जो सोडा वाटर है इसमें पूछा हुआ है कि कौन सी गैस से मिला करके और वाटर को, जो आपका नॉर्मल वाटर है उसको सोडा वाटर बना दिया जाता है। तो वैसी बात है उसमें कुछ ना कुछ मिक्स किया जाता है। तो क्या मिक्स किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक और एक्सटेंशन में बताती हूँ जिसको कि बच्चे आपको याद रखना है। इसे कार्बोनेटेड वाटर भी कहा जाता है, ठीक है। कार्बोनेटेड वाटर भी इसे कहा जाता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी हम इनको कह देते हैं, ठीक है। इसमें पानी में क्या किया जाता है कि प्रेशर के साथ में, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको जो है आपका घोला जाता है, उसको घोल करके इसे बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को कार्बोनेशन कहते हैं और इससे जो है आपका कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3 जो है आपका बनता है। तो उसके बाद में जो है आपका, अगर कभी आपने नॉर्मल सोडा वाटर में पिया हो, है ना, वैसे नॉर्मल तो नहीं पिया जा सकता वो, है ना। तो उसका जो है आपका इस तरीके की जो है आपके ड्रिंक्स, बाकी ड्रिंक्स जो होती हैं उनको बनाने में फिर वो आपका यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मल जो सोडा वाटर है उसका टेस्ट थोड़ा सा जो है आपका हल्का सा खट्टा सा होगा, है ना। तो बेसिकली वो आपका क्या है, वो एसिड बन जाता है ना। अधिकतर पढ़ा होगा आपने कि एसिड की, बेस की जो इनकी अपनी अपनी क्या होती है, विशेषताएं होती है। एसिड में होती है थोड़ी सी खटास सी होती है ना। तो ये आपको याद रखना है कि कार्बोनिक एसिड उसमें होता है, इसीलिए जो है आपका वो खट्टा स्वाद का होता है ना। जैसे आप उसको ओपन करोगे तो वो जो है आपका बुलबुले पैदा करता है, तो वो CO2 होती है, ठीक है। तो याद रखो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या फिर जो आपका सोडा वाटर है वो कैसे बनाया जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पे पानी के साथ में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है घोला जाता है ना। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। अच्छा, अगला है आपका आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज इज कॉल्ड। देखो, जंगल के पेड़, एक तोती बागवानी है ना, एक तोती बागवानी जो कि हम अपने खेतों में जो है आपका फलों के पेड़ लगा रहे हैं, फूलों के पेड़ लगा रहे हैं ना। लेकिन ये है आपका आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, है ना। मतलब कि जंगल के पेड़ को लगाने की कला, इसको क्या कहा जाता है, कौन से प्रकार का कल्टीवेशन है। तो इसे बच्चे आपका सिविकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिविकल्चर। बाकी भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें याद रखना है। देखो, एक होता है आपका सेरीकल्चर, सिल्क फार्मिंग, यानी कि सिल्क मतलब कि आपका जो रेशम है, रेशम का उत्पादन या फिर रेशम का जो कल्टीवेशन है उसे हम क्या कह देते हैं बच्चे, सेरीकल्चर कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एक आता है विटीकल्चर। इसमें क्या होता है, ग्रेप कल्टीवेशन यानी कि अंगूरों की खेती, ठीक है, ग्रेप कल्टीवेशन। फिर आपका हॉर्टिकल्चर आ जाता है यानी कि गार्डन, उद्यान बनाना, ठीक है। तो बेसिकली आपकी बहुत ही बेसिक से है। शायद आप लोगों में से जो है आपका यहाँ पे थोड़ा सा ये विनीकल्चर नहीं है, विटीकल्चर है बच्चे, है ना। तो सिविकल्चर को आप याद रखना। फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, फॉरेस्ट्रीज का जो कल्टीवेशन है वो आपका सिविकल्चर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है वेयर इज द काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट इज लोकेटेड। काकरापार ये है आपका गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में है। भारत में बहुत कम बचे आपके एटॉमिक पावर प्लांट हैं, तो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। क्या करना है, सारे के सारे आपको याद रखने हैं। देखो, हमारे जो CIL का सिलेबस मैंने आपको कल दिखाया था, CIL के सिलेबस में अगर आप देखेंगे ना बच्चे, तो कोल सेक्टर पे थोड़ा सा हमको फोकस करना है, ठीक है। तो कोल सेक्टर के आसपास जो एलाइड सेक्टर है ना, जो एनर्जी जनरेशन में काम कर रहे हैं, उनको भी हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके आएंगे, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट से बना हुआ है, एटॉमिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वही बात है ना। तो ऑपरेशनल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत में, उनका आपको याद रखना है। जैसे कि ये तो क्वेश्चन पे पूछा हुआ है कि गुजरात में आपका जो है काकरापार है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे तारापुर है पहला, है ना, ये आपका महाराष्ट्र में है।
फिर आपका कर्नाटका में है ये आपका कैगा है, तमिलनाडु में जो है आपका ये मद्रास वाला है, ठीक है, तमिलनाडु में जो है आपका कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखो यहाँ पे आपका नरोरा है, ठीक है, राजस्थान में देखोगे यहाँ पे आपका रावतभाटा है। तो इस तरीके की क्या है ये भारत के अभी क्या है टॉप के ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है ना, इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके अलावा जो है आपका अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चाओं में था ये आपका यहाँ पे तमिलनाडु में जो है बच्चे आपका कलपक्कम, कुदानकुलम के अंदर ही जो है आपका कलपक्कम है, इसको थोड़ा सा याद रख लो, कलपक्कम, ठीक है, बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में था ये आपका, ये तमिलनाडु में है। तो इसके पूछे जाने की जो है आपकी एक तरीके से प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है ना। तो ये तमिलनाडु में है कलपक्कम। बेसिकली ये जो है बच्चे हमारे देश का पहला ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है ना, जो कि भारत की जो न्यूक्लियर एनर्जी एक तरीके से पॉलिसी है ना, उसके तहत इसको बनाया जा रहा है। तो अभी रिसेंटली जो है आपका ये एक हाई ब्रीडर के रूप में आया है ना। तो ब्रीडर पावर प्लांट अभी तक भारत के पास में नहीं था, तो ये पहला भारत का ब्रीडर पावर प्लांट है। ब्रीडर पावर प्लांट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल करके फिर दोबारा से एनर्जी खुद से जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाता है, ठीक है। तो वो होता है आपका ब्रीडर पावर प्लांट। तो ये कलपक्कम आपको याद रखना है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में था ये आपका, ठीक है, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद में है बच्चे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप प्रोडक्शन येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड। देखो अब ये जो है आपका जो क्वेश्चन है ना, ये है आपका इकोनॉमिक्स का, लेकिन बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स है, बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आपके आते हैं, वही बस हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो येलो रिवोल्यूशन पूछा हुआ है आपका ऑयल सीड से रिलेटेड है। ऑयल सीड जानते हो ना, ऑयल सीड का मतलब है आपका तिलहन, ऐसे सीड जिनको अगर हम हाई प्रेशर में क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तब जो है आपका ऑयल निकलता है, ऑयल सेक्रेट होती है, ठीक है। तो मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल है ना, तो ये सारे के सारे बच्चे आपके तिलहन होते हैं। तो ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भारत में येलो रिवोल्यूशन चला था। अच्छा, ये क्वेश्चन था आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने लिस्ट याद कर ली तो, क्योंकि इसके इतर कुछ भी नहीं है बच्चे, इसके इतर इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो ग्रीन रिवोल्यूशन है, ये आपका फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न में मेन फोकस था आपका गेहूं पे, चावल पे हम सक्सेस नहीं हुए, लेकिन गेहूं पे हम सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आपका व्हाइट रिवोल्यूशन है बच्चे, ऑपरेशन फ्लड भी से कहा जाता है, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। येलो रिवोल्यूशन जो है आपका ऑयल सीड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ब्लू रिवोल्यूशन आपका जो है फिशरीज में करंट अफेयर में आपको बताती हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो तमिलनाडु है ना बच्चे, तमिलनाडु ने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है मत्स्य पालन के क्षेत्र में, ठीक है। तो अभी तक गुजरात पहले नंबर पे था, लेकिन अभी जो है आपका तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करके गुजरात को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। गोल्डन रिवोल्यूशन आपका हॉर्टिकल्चर से, फ्रूट से, हनी से भी है, ठीक है। आपका सिल्वर है बच्चे, एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। गोल्डन फाइबर, हाँ, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आपका गोल्डन रिवोल्यूशन है, सिर्फ गोल्डन, सुनहरी क्रांति जिसको हम कहते हैं नहीं, और दूसरा जो है आपका गोल्डन फाइबर है, यानी कि सुनहरी रेशा क्रांति है ना, तो ये आपका जूट प्रोडक्शन का है। फिर आपका सिल्वर फाइबर प्रोडक्शन है, ये आपका कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड आता है ना। जहां पर फाइबर होगा, जहां पर ओनली सिल्वर होगा, दोनों में आपका डिफरेंस है, ठीक है। ओनली सिल्वर पूछेगा तो अंडों से रिलेटेड है, अगर सिल्वर फाइबर पूछेगा तो आपका कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। पिंक है आपका, पिंक में ना आपकी दो चीजें आती हैं, इसमें आपके झींगे जो समुद्री जानवर होता है ना, झींगा, प्रॉन्स कहते हैं, शिम्स कहते हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, और इसमें आपका प्याज भी आता है, ठीक है। तो दोनों चीजें इसमें आती हैं। फिर आपको ग्रे है बच्चे, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आता है। ये आपका फर्टिलाइजर यानी कि जो आपके क्या होते हैं, हमारी खेतों की उर्वरता बढ़ाने के काम आते हैं, उर्वरक है ना। उसके बाद में आपका राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो, आलू से रिलेटेड है। रेड वाला जो है आपका टमाटर भी है, तो इसमें आपका मीट भी आ जाता है। ब्राउन है आपका लेदर भी है, इसमें आपका कॉफी भी आ जाता है, ठीक है, और इसमें आपके नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट आ जाते हैं। प्रोटीन है, उसमें आपका एवरग्रीन है, एक आती है आपकी ये सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रिवोल्यूशन इसे कहा जाता है। इसमें बेसिकली क्या है बच्चे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है ना, मतलब कि एग्रीकल्चर को हमें डेवलप भी करना है और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको खत्म भी नहीं करना है ना। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को अपना करके जो पुराने तरीके हैं खेती करने के, उनको छोड़ करके हमें नई तरीकों से जो है खेती करनी है, और इस क्रांति को कहा जाता है एवरग्रीन रिवोल्यूशन। एक आपका रेनबो है बच्चे, रेनबो में आपका बेसिकली क्या होता है ना, इसमें जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एलाइड सेक्टर है। अब एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर क्या होते हैं, मेन आपका कोर है एग्रीकल्चर यानी कि किसानी, यानी कि कृषि, ठीक है। उसके साथ में जो है पशुपालन आ जाता है, उसमें जो है आपका फिर बी कीपिंग यानी कि जो आपके ये
हनी, शहद, शहद का उत्पादन आ जाता है, ठीक है। उसमें आपका फिर रेशम का उत्पादन आ जाता है, उसमें आपका जो है केचुआ, केचुआ से जो आपकी खाद बनती है ना। तो इस तरीके की मतलब बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं किसानी के साथ साथ, खेती के साथ साथ। तो किसानी को यानी कि कृषि को और कृषि के अलावा जो एलाइड सेक्टर है उनको भी एक साथ लेकर के चलना, एक साथ जो है डेवलप करना, उसे कहा जाता है आपका रेनबो रिवोल्यूशन। तो बेसिकली ये लगभग जो हम रिवोल्यूशन पढ़ते हैं ना, ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। लेकिन एक और बच्चे मैं आपको बताती हूँ, रेनबो रिवोल्यूशन जो है इंडिया में एक और है जो चलता है टीकाकरण के लिए, है ना। आपको पता है ना कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने के, है ना, उनको जो है सरकार क्या करती है, फ्री में जो है वैक्सीनेशन करती है, उनको टीका लगाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वही जो आपका टीकाकरण अभियान है उसको जो है हम ये रेनबो यानी कि इंद्रधनुष क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। ये वो भी याद रखना, वो वैक्सीनेशन सेक्टर का है, वो आपका हेल्थ सेक्टर का है, ये हम एग्रीकल्चर सेक्टर के पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे पूछा हुआ है आपका बैजू धर्मजान, ये आपके बहुत ही फेमस बच्चे आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं। बस आपको पूछ लिया है कि क्या बजाते हैं, तो गिटार। कुछ मैं आपको और नाम बताती हूँ, क्योंकि अमूमन हम सितार प्लेयर्स को पढ़ते हैं, हम सरोद प्लेयर्स को पढ़ते हैं, हम जो फ्लूट यानी कि बांसुरी वादक को पढ़ते हैं, है ना। अधिकतर जो है गिटार, मतलब ऐसा नहीं है कि जो बार बार हम पढ़ते हैं, है ना। तो गिटार में कुछ नाम मैं आपको बताती हूँ, इससे जो है बच्चे इन्हीं का नाम बस आपका पूछा जाता है, ठीक है। अमित दत्ता है, ठीक है, और वॉरेन मेंडोसा है, ठीक है, और एक जो है आपके बेजो धर्मजन जो कि यहाँ पे आपके पूछे भी हुए हैं, और एहसान नूरानी, तो काफ़ी फेमस है एहसान नूरानी। तो बेसिकली जो है आपके भारत में वैसे तो बहुत सारे जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं, लेकिन फिर भी अगर हम गिटार की बात करें, सिर्फ गिटार की बात करें, तो थोड़ा सा कम है बच्चे, है ना। है तो वैसे बहुत सारे और भी लोग, लेकिन एग्जाम में जो पूछे गए हैं अभी तक, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, नॉन टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, है ना। तो जिन गिटार प्लेयर को अभी तक एग्जाम में पूछा गया है वो मैंने आपको बता दिया है, इनको जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला है बच्चे, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इज द रिप्लेसमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। ये भी जो है आपका बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको यहीं पे याद कर लो। एक एक्ट आया था बच्चे, MRTP एक्ट, ठीक है। MRTP एक्ट के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 2-3 चीजें याद रखना है इसको। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP कहते हैं इसे। 1969 का 1969 का बच्चे ये आपका एक्ट था, और ये भारत का पहला एकाधिकार विरोधी कानून था, जिसे आर्थिक शक्ति को कुछ ही हाथों में केंद्रित होने से रोकने और एकाधिकारवाद, अवरोधक और अनुचित व्यापार व्यवहारों पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाया गया था। देखो अभी क्या हुआ, ये 1969 का एक्ट था और इसको रिप्लेस कर दिया गया एक नए कानून से। तो जो नया कानून आया वो 2002 में आया, इसको कहते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट। क्या कहा जाता है? कॉम्पिटिशन एक्ट कहा जाता है। 2002 का है, अभी भी चल रहा है ना। तो ये बच्चे MRTP एक्ट बेसिकली ये भारत का पहला ऐसा एक्ट था जिसने मोनोपोली को रोका। मोनोपोली क्या होता है कि किसी भी मार्केट में किसी एक आदमी का अधिकार नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में क्या आया पहली बारी में? जियो, है ना। मतलब बेसिकली कोई भी सेक्टर हो वहां पर कंपटीशन होना चाहिए, है ना। अगर कोई फायदा कमा रहा है तो एक ही के पास में सारा का सारा बेनिफिट नहीं जाना चाहिए, एक ही जो है सारा का सारा प्रॉफिट लेकर के नहीं जाना चाहिए ना। तो इस तरीके की जो बच्चे आपके मार्केट और कंपटीशन होता है ना, उसको जो है आपका क्या कहा जाता है, मतलब जब कंपटीशन ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे? मोनोपोली है, यानी कि एक अधिकार है, बाकी तो कोई है ही नहीं कंपटीशन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में मोनोपोली को रोकने के लिए जो पहला कानून बना था MRTP एक्ट, ये 1969 में बना था और इसको फिर 2002 में रिप्लेस कर दिया गया था कॉम्पिटिशन एक्ट से, ठीक है। अगला है बच्चे आपका आर्टिकल 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा। आपको पूछा है कि अनुच्छेद 21 के तहत लोकसभा में कम से कम कितने मेंबर हो सकते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है ना। ये आपका 552 है ना। 552 बच्चे आपके मेंबर हो सकते हैं कहां पर? ये है आपके लोकसभा में। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और रिसेंट डेवलपमेंट में आपको बताती हूँ अभी क्या है बच्चे कि जो 552 या फिर 550 अभी रिसेंट अभी तो खैर 545 है, तो क्योंकि इलेक्शन नहीं हुआ है सभी में ना। तो जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा में, जितने भी आपकी सीटें होती हैं, है ना, वो किसके अकॉर्डिंग होती हैं कि किस राज्य में कितने लोग हैं। अब लोग तो क्या है बढ़ रहे हैं, सालों साल जो है आपका हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वैसी बात है कि लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। लेकिन अभी क्या हुआ रिसेंटली, अभी बता रही हूँ इसी महीने की बात मैं आपको बता रही हूँ, सरकार ने क्या करा, अभी अप्रैल 2026 में एक संवैधानिक संशोधन पेश किया। 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक था 2026 के नाम से, लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, है ना। पारित तो नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, लेकिन काफी ज्यादा चर्चाओं में था। ये क्या करने के लिए लाया गया था? इन्होंने कहा कि अब जो ये 550 सीटें हैं ये तो कम पड़ रही हैं, 550 है, ठीक है, अभी आपकी 550 हो गई है।
2 पहले थी वो हट गई, एंग्लो इंडियन के लिए थी, अभी आपकी 550 है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या करा कि जो लोकसभा की सीटें हैं इनको जो है बढ़ाना है, जो 550 है उसको बढ़ा करके 850 करना है। ठीक है, हालांकि ये बिल जो है पास नहीं हुआ है, याद रखना है। तो बस ये पूछा जा सकता है कि कौन से संवैधानिक विधेयक, अभी एक्ट नहीं बना है, कौन सा संवैधानिक विधेयक जो है लोकसभा में लाया गया जो कि पास ही नहीं हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये करंट से रिलेटेड है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है। इंदिरा गांधी कैनाल, अगर आप इसे नक्शे में देखोगे तो ये बच्चे आपको देखिए पंजाब वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान के साथ में जो आपका पंजाब का, राजस्थान का, गुजरात का जो बॉर्डर है वहां पे जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके सतलज नदी है, ब्यास नदी है, इन दोनों का जो संगम होता है, दोनों नदियों का संगम है, यहाँ पे हरिके बैराज है। ठीक है, वहां से जो है इंदिरा गांधी कैनाल निकाली गई है और इस तरीके से जो पश्चिमी राजस्थान है उसको सींचने के लिए जो है आपका ये लाई गई है, भारत की सबसे बड़ी कैनाल है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है व्हेन वाज द मोरले मिंटो रिफॉर्म्स इंडियन काउंसिल एक्ट। देखो इंडियन काउंसिल एक्ट में आपको ज्यादा नहीं याद रखना है। ठीक है, एक आपको जो है 1861 का है, एक आपका 1892 का है और एक जो है आपका 1909 का है, 1909 का है ना, ये बस 3 आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका भान पथार इज द ट्रेडिशनल थिएटर फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये आपका बच्चा कश्मीर का है ना। हम अगर नॉर्थ इंडिया को देखें, साउथ इंडिया को देखें, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को देखें तो बेसिकली आपका क्या है कि बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जो कि रंगमंच से रिलेटेड है, यानी कि थिएटर फॉर्म ऑफ आर्ट है। तो इसमें आपको क्या करना है, इनको बस याद करना है ना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो इनको थोड़ा सा आप लोग याद कर ले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसी टॉपिक से जो है अभी अब की बार भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ना, किसी न किसी और एग्जाम के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम पीएसयू की तैयारी जो है हर दूसरे महीने करते रहते हैं, है ना। इनको बच्चे याद कर लेना। ये सारे के सारे बहुत ही फेमस क्या है, ये रंगमंच है। अच्छा, फर्स्ट एजुकेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय द इसरो के द्वारा जो पहला शिक्षा के क्षेत्र में जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, ये आपका एडुसेट है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो है आपके कुछ बहुत ही फेमस है, जैसे कि पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, हालांकि इसरो का तो नहीं था, 1975 में जो है इसे हमने भेजा था, लेकिन ये आपका रसिया के द्वारा भेजा गया था ना। फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय द इंडिया, ये आपका रोहिणी RS-1 है। ठीक है, फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये आपका IRS-1A है। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग, ये आपका भास्कर-1 था, है ना, कि आपका एप्पल था, ये आपका पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडिया ने भेजा था। तो बेसिकली अलग अलग कैटेगरी के जो पहले सैटेलाइट्स है, क्योंकि यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ना। CIL के जो एग्जाम है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपका ये रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बना है आपका, देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे। हाई लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सीन है उसको यहीं पे खत्म अगर आप कर लो तो अच्छा रहेगा। एक आपकी लो लेवल है, आपका हाई लेवल है, एक आपका स्पेशलाइज्ड है ना। अगर आप हाई लेवल में देखोगे, जैसे कि आप लोगों ने फोटोन का नाम सुना होगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, आपका पास्कल है ना, आपका पाइथन है, C++ है, जावा स्क्रिप्ट है। तो बेसिकली ये आपकी क्या है, सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, जिनको इंसानी भाषा के जो है सबसे ज़्यादा करीब होती हैं। ठीक है, मतलब मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा दूर, इंसानी भाषा के पास। ठीक है, इनको कहा जाता है आपका हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कही जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड इन द वर्ल्ड। देखो चाइना ही है, अभी भी चाइना है, दूसरे पे आपका ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे पे जो है आपका रसिया है। ठीक है, अच्छा मोदी जी ने क्या कहा है, 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदना है, बता रही हूँ आपको। ठीक है, अच्छा द पायनियर्स नोन फॉर द इन्वेंटिंग माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी आर द जैक्स किल्बी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इन्होंने अकेले माइक्रोचिप को इन्वेंट नहीं करा था बच्चे। इनके साथ में एक और पर्सनैलिटी थी, उनका भी नाम आप याद रखना, रॉबर्ट नोइसे नाम है इनका। ठीक है, 1858 में पहले तो जॉन किल्बी ने जो है आपका पहला एक तरीके से स्पेसिमेन बनाया था, उसके बाद में जो आपका जो फाइनल माइक्रोचिप है उसमें जो है दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो रॉबर्ट और जैक दोनों का नाम याद रखना है। अच्छा, ये पूछा है कि हु कैन अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। और इसमें आपको आर्टिकल याद रखना है 324 आर्टिकल हमारे देश के राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो नियुक्ति करें किसकी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। अभी वर्तमान में कौन है, ज्ञानेश कुमार।
ठीक है। ज्ञानेश कुमार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनका नाम याद रखिएगा। आर्टिकल 324 है और सीईसी का कार्यकाल जो है आपका 6 साल का होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए तो उनको रिटायरमेंट देना पड़ता है, ठीक है। तो ज्ञानेश कुमार का नाम याद रखिएगा और प्रेसिडेंट के पास में जो है आपकी पावर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है आपका LIC नेशनलाइज्ड कब हुआ था? ये 1956 में। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो फिर अब आज का सेशन तो हम यहीं पे खत्म करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पता लगी होंगी कि CIL के लिए अगर हमें नॉन टेक्निकल 25 नंबर का GK तैयार करना है तो 25 में आप लोगों ने देखा कम से कम जो है 7 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर्स के हैं। तो पिछला 6-7 महीना जो आपका गया है ना, उसके करंट अफेयर को रिवाइज कर लीजिए, है ना। अगर आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, डेली पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। बाकी जो है स्टैटिक का पोर्शन है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उसमें कोर सब्जेक्ट बहुत कम है। आप लोगों ने देखा हिस्ट्री बहुत कम है, पॉलिटी बहुत कम है ना। तो जितना जो है आपका हिस्ट्री पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, बस वही आपको करवाया जाएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, आपके लिए जो बच्चे आपका ऑप्शन है McDCA मैकेनिकल पे जाएंगे, आपको जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के ही सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो McDCA मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, जाइए। कोल इंडिया की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए स्टार्ट किया गया है, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।